वेलकम टू दिस स्पेशल कॉन्वर्सेशन। मेरे साथ इस वक्त नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग, जी हाँ, इनके सीईओ मिस्टर अमिताभ कांत शो में जुड़ रहे हैं और उनसे हम बात करेंगे किस तरीके का पॉलिसी फ्रेमवर्क भारत के लिए तैयार हो रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। पहला सवाल मेरा यही है, हमने बजट 2021 देखा और उसके बाद से दुनिया का भरोसा भारत पर ज़बरदस्त हो चुका है। हम देख रहे हैं जिस तरह से एफआई इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट्स ऑल टाइम हाई, एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है, एक ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच जो सरकार ने ली है उसको बहुत ज़्यादा सराहा गया है। अब बात है वॉकिंग द टॉक। अब हमें ये जो भरोसा है उसको जीतना है। दैट बिकम्स वेरी वेरी क्रिटिकल एंड चैलेंजिंग। जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हम कर रहे हैं, अमिट्स ऑल द अदर चैलेंजेस, जियोपॉलिटिकल, डोमेस्टिक, क्या हम ऑन कोर्स हैं वो अचीव करने के लिए? देखिए, कोविड ने इम्पैक्ट जो किया है, तो हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के ट्रैक पर पूरा हैं और ये बजट उसके लिए बहुत बड़ा इम्पेटस देता है, क्योंकि ये बहुत ही बोल्ड, प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड लुकिंग बजट रहा है। और हो सकता है हम 1 साल देर में पहुँचें, पर पहुँचेंगे ज़रूर, क्योंकि इस बजट में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स सजेस्ट किए गए हैं और रिकमेंड किए गए हैं, और फोकस जो डिसइन्वेस्टमेंट और जो फोकस एसेट मोनेटाइजेशन पर है, इससे आपके प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बहुत बढ़ेगी। और आप ये जो एम्फेसिस है कि इंडिया लीपफ्रॉग करे टेक्नोलॉजी को उपयोग करके, और कई क्षेत्रों में हम कर रहे हैं। और आप जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम देखते हैं, वो जो 13 सेक्टर्स लिए गए हैं, वो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर ग्रोथ हो, प्रोग्रेस हो और उसके साथ साथ जॉब क्रिएशन हो। तो मेरे विचार से हम टेक्नोलॉजी को उपयोग करके जो कोविड ने इम्पैक्ट किया है उससे टाइम को मेकअप करेंगे, और डिजिटाइजेशन और नई टेक्नोलॉजी से बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, डिजिटाइजेशन बिल्कुल वहाँ फोकस है और हमने देखा उसको हमने एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ किया आगे बढ़ने में। सर, आपने बहुत सारी बातें कही जो इस बजट में हुई है या उस डायरेक्शन में हमने बात की है। फॉर एग्जांपल प्राइवेटाइजेशन ज़बरदस्त पुश दिया गया है, एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया गया है कि यस, ये गवर्नमेंट सीरियस है अबाउट प्राइवेटाइजेशन और हम ये करके रहेंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ उसका जो फ्रेमवर्क है, सिंस यू आर द पॉलिसी थिंक टैंक, आप इसके पीछे ब्रेन हैं, इसके पीछे रिसर्च हैं, किस तरह से ये पूरा फ्रेमवर्क वर्कआउट होगा और हम किस चीज़ों पर कैसे इसको अचीव कर पाएंगे? इफ़ यू कैन गिव अस अ बिट ऑफ अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव सर। देखिए, इस बजट में 2 खासियत है, एक तो एसेट मोनेटाइजेशन और दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट जी। और ये बहुत ज़रूरी है इसलिए क्योंकि एक बेसिक फिलॉसफी आ गई है बड़ी क्लियर कि डिसइन्वेस्टमेंट नहीं, अब प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। और इसलिए फोकस ज़रूरी है क्योंकि हम रिसोर्सेज अनप्रोडक्टिव तरीके से यूज़ करते हैं सरकार में, तो प्राइवेट सेक्टर आएगा तो उसकी एफिशिएंसी मैनेजमेंट बेटर होगा और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम ये पुश कर रहे हैं कि जो हमारा डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है स्पीडली हो, और कई मेजर सेक्टर्स को कहा गया है कि इसमें से सरकार निकले। जो नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं उसमें गवर्नमेंट में रहने की ज़रूरत नहीं है, और केवल 4 स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, और इन 4 स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में मैक्सिमम 3 या 4 कंपनियां रहेंगी। तो देश में जो रहेगा बहुत कम पब्लिक सेक्टर रह जाएंगी और वो केवल स्ट्रैटेजिक क्षेत्रों में रहेंगी, जैसे डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया। पर बाकी क्षेत्रों से सरकार हटेगी, क्योंकि सरकार हर क्षेत्र में घुस गई थी और हर क्षेत्र में अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही थी और लॉस मेकिंग कर रही थी। तो जब ये हटेंगे और प्राइवेट सेक्टर आएगा तो 4 एरियाज़ में मैक्सिमम 4 कंपनी, मतलब 15-16 कंपनी, और बाकी सारे एरियाज़ में प्राइवेट सेक्टर, तो आपकी तो एफिशिएंसी बहुत बढ़ेगी। और दूसरा जो बहुत मेजर कदम लिया गया है वो है एसेट मोनेटाइजेशन, और ये इसलिए क्योंकि देश में ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है। जी हाँ। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थोड़ा अभी शाई है आने में जी। तो इसलिए आपके जो बने बनाए एसेट्स हैं, जैसे सड़कें हैं, जैसे एयरपोर्ट्स हैं, जैसे गैस पाइपलाइन है, जैसे गैस ग्रिड है, ये सब बने बनाए हैं, और इसको आप यहाँ रेवेन्यू स्ट्रीम्स आ रही हैं, तो आप इनको प्राइवेट सेक्टर को लाइए जो बेटर चलाए इसको,
और आपके पास पैसे आएंगे, उस पैसे को उपयोग करके आप और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते जाइए या सोशल स्कीम्स में, व्हाटएवर। या अब लक्ष्य ये है कि देखिए, हमारा जो लक्ष्य है कि ग्रोथ होगी इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाइए उसको। आप गैस ग्रिड को भेजिए और लगाइए। आप पावर ग्रिड के ग्रिड लाइंस, ट्रांसमिशन लाइंस को बेचिए, प्राइवेट सेक्टर चलाए और आप लगाइए। और आप रोड्स और बेचिए, और जहां रेवेन्यू स्ट्रीम्स, टोल्स आ रहे हैं, और नई रोड्स बनाइए। इसी तरह एयरपोर्ट्स आप बेचिए, प्राइवेट सेक्टर आए और आप नए एयरपोर्ट्स बनाते जाइए। तो कोई ये नहीं कह improvise रहा, करते हुए बिल्कुल आप इंफ्रास्ट्रक्चर को 10 कदम और दौड़ाइए इसको। बिल्कुल। तो इसी से जुड़ा सवाल सर आ जाता है कि ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आनी है, बिग टिकट एफडीआईज, बिग टिकट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम ग्लोबल या इंडियन प्लेयर्स, वो क्या आपको लगता है दे आर वेटिंग टू जस्ट पाउंस ऑन द अपॉर्चुनिटी, या आपको लगता है वाकई, क्योंकि जब हम उनसे बात करते हैं तो वो अभी भी थोड़ी सी रिलक्टेंस दिखाते हैं, समवेयर दे आर नॉट वेरी श्योर, कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क और अनकॉम्प्लेक्स करने की जरूरत है, वहां आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, नए मॉडल्स आ गए हैं और इस बजट में उनकी और सहायता की गई है। इनविट्स, रीट्स, ये सब नए मॉडल्स आए हैं और कई इनविट्स और रीट्स के अच्छे अच्छे मॉडल्स बने और गवर्नमेंट ने इसमें बहुत प्रोग्रेसिव डिसीजंस लिए हैं। और देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ मनी, द वर्ल्ड इज फ्लश्ड विद मनी, क्योंकि लोगों ने इस समय, सरकारों ने, दुनिया भर की सरकारों ने अक्रॉस यूरोप, अक्रॉस अमेरिका, आपके जो सपोर्ट सिस्टम्स बनाए कोविड के समय, उसका पैसा लोगों ने उपयोग नहीं किया है। वो पैसा अवेलेबल है और वो पैसा लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ उसको उपयोग किया जाए। तो देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ मनी, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ गुड प्रोजेक्ट्स टू बी पुट आउट इनटू द मार्केट। द अर्लियर वी पुट आउट प्रोजेक्ट्स इनटू द मार्केट, you will get a very good response. Sure, and I think इसी तरफ सरकार कह रही है अब हम जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट्स लाएंगे और लोगों को बुलाएंगे और वहां इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। अभी ब्रुकफील्ड का इनविट्स का अभी उनका इशू था, वो ओवर सब्सक्राइब हुआ 5 गुना। तो आप देखिएगा कि यही मौका है भारत के लिए, जितने ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाएगा सब में पैसे। तो दुनिया के लिए भी एक मौका है कि भारत में आए और निवेश करें, बिकॉज ये ना केवल विदेशी कंपनियों के लिए मौका है, बल्कि इंडियन कंपनीज के लिए मौका है। और इंडियन कंपनीज इस समय पैसे लगाएंगी तो वो बहुत जोरों से आगे बढ़ेंगे। ओके, हमने बिग टिकट डिसइन्वेस्टमेंट्स की बात की, पिछले 1-2 साल से चल रहा है। ऑफ कोर्स कोविड को मैं एक बार अलग समझ सकते हैं कि ये साल टफ रहा, पर जैसे एयर इंडिया, BPCL, LIC की अब बात करें, दीज आर वेरी बिग वंस और बहुत कॉम्प्लेक्स होगा पूरा प्रोसेस। एयर इंडिया में तो हमने देखा ही। कितने कॉन्फिडेंट हैं अब आप सर दैट ये एक्चुअली हो जाएंगे? बिकॉज समवेयर वो एक कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है कि ये चीज़ें एक्चुअल कंक्लूजन पे पहुंचेंगी कि नहीं। क्या सरकार को इसकी सही वैल्यूएशन मिलेगी कि नहीं? नहीं, देखिए, इस बात तो सरकार में पूरा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव विल है। अच्छा, इन सब चीज़ों को करने के लिए ट्रांसपेरेंटली करना चाहिए, क्योंकि सरकार के कुछ एसेट्स को आप प्राइवेट सेक्टर को ला रहे हैं तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटिटिव प्रोसेस फॉलो करना होता है। बिल्कुल, उसमें प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, पर इन सब बड़ी केसेस में, एयर इंडिया हो या BPCL हो या इन सब केसेस में, बड़ी कंपनियों के केसेस में काफ़ी प्रोसेसेस हो चुके हैं और कोविड की वजह से स्लो डाउन हुआ था और ये हम अब एक्सेलरेट करेंगे और ज़रूर डिसइन्वेस्टमेंट इस साल होगा और करके आपको दिखाएंगे। ओके, तो इस साल होगा और करके दिखाएंगे, ये एक आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। इनफैक्ट ये आप एक वर्ड ना केवल डिसइन्वेस्टमेंट बल्कि एसेट मोनेटाइजेशन भी करके दिखाएंगे पीछे पड़ के। बिल्कुल। ओके, एनी टारगेट सर कि इतना अमाउंट आप करके? नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट का तो टारगेट अनाउंस तो किया है, पर एसेट मोनेटाइजेशन पर अभी हमारा काम चल रहा है। एसेट्स आइडेंटिफाई हुए हैं और जैसे कि बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, हम एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लाएंगे मार्च के एंड तक जी, और एक डैशबोर्ड बनाएंगे जिसमें ये मॉनिटर होगा सारा। ब्रिलियंट, सो टारगेट बेस्ड अप्रोच, पूरा टारगेट। ऑलराइट, ब्रिलियंट सर। बैंक्स की बात करेंगे और यहाँ पर 2 बड़े अनाउंसमेंट्स बजट में भी देखे और आगे हमने देखा बैड बैंक, एक ये कॉन्सेप्ट जिस पर उम्मीद की जा रही है ये बहुत बड़ा राहत पहुंचाएगी बैंकिंग सेक्टर को इंडिया की, और दूसरा कुछ प्राइवेटाइजेशन होंगे बैंक्स में भी। वहाँ का रोड मैप कैसा दिख रहा है सर, और उस पर क्या आप कहेंगे? कौन से बैंक्स हैं जो आइडेंटिफाई किए जाएंगे इस प्रोसेस में? तो बैंक्स का आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस तो अभी चलेगा, टाइम लेगा, पर
ये मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि एक अनाउंसमेंट हो गया है 2 बैंक्स का और एक इंश्योरेंस कंपनी का, तो उसके आइडेंटिफिकेशन में तो काफ़ी होमवर्क करना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी करेंगे हम लोग। बैड बैंक, इस पर बैड बैंक बहुत अच्छा एक आइडिया है और रिकंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि उससे होगा क्या कि जो एसेट्स हैं, खराब एसेट्स, वो एक रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में आएंगे और उनको ये बैड बैंक आगे ले जाएगा और ये बैंक्स जो नए हमारे एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं ये अपने क्रेडिट पे फोकस करेंगे। क्योंकि देखिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में प्राइवेट क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो बहुत कम है, अभी भी करीब 70% के करीब है, बाकी देशों में 150 के करीब है। तो गवर्नमेंट डेट ज़्यादा है, प्राइवेट डेट कम है और प्राइवेट डेट को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और उसमें बैंक्स को फोकस करना बहुत आवश्यक है और वहां पर ये चीज इस समय 2-3 चीज़ें हैं। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, लेंडिंग पर फोकस बहुत आवश्यक है और तीसरा बजट, बहुत अच्छा बजट रहा है पर इसको इम्प्लीमेंटेशन को क्रैक करना बिल्कुल, और इस बार करके दिखाने वाली बात है और वहां पर बिल्कुल करेंगे। ओके सर, आपकी अभी ट्वीट थी फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक एंड आई थिंक आपने जिस तरह से ये पूरी इलेक्ट्रिक रोड मैप या स्ट्रैटेजी भारत के लिए बनाई शुरू से ही, मतलब कई सालों से आप उस पर काम कर रहे हैं, आई थिंक आप बहुत पैशनेटली उसको देख रहे हैं। तो अब टेस्ला की एंट्री भारत में अनाउंस हो गई है, बड़ा प्लेयर है जो भारत में एंटर कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर रोड मैप को और रोबस्ट बनते हुए दिख रहे हैं। एक तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की सर पॉलिसी हो रही थी तैयार, नहीं तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव अनाउंस हो गया उसका, वो जा रहा है कैबिनेट में और बिल्कुल हम लोग इसको आगे ले जाएंगे। ओके तो मैं ये इलेक्ट्रिक पे जो आपका विजन है, आपकी जो दिक्कतें लोग अभी भी बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी तकलीफ है, ये चीजें आप कब तक आयन आउट करके आपको लगता है हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोनॉमी बन पाएंगे? नहीं देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत कदम लिए इस पे जी। एक तो जीएसटी इस पे बहुत कम किया कंपेयर टू कंबशन व्हीकल्स, 5% जीएसटी है, बाकी पे 28% जी हाँ। तो डिफरेंशियल क्रिएट कर दिया। दूसरा कहा कि अगर आप लोन लेते हैं तो 1 लाख तक का उसका टैक्स एग्जेम्पशन किया और इसी वजह से देखिए बहुत ज़्यादा कंपनियां आ गई हैं, 2 व्हीलर्स तो भर गए हैं। एथरो का देखिए, ये एथर का देखिए आप, होंडा ने इन्वेस्ट किया उसमें, भारत फोर्ज ने टोंग में, कई जगह से बहुत हीरो ने इन्वेस्ट किया इसमें और कई एथर में और कई इन्वेस्टमेंट्स आए उस क्षेत्र में। 3 व्हीलर भी मेरे विचार से अगले 3 साल में 100% हम लोग 3 व्हीलर के उसमें 100% ईवी हो जाएंगे। हाँ, और अब 4 व्हीलर की बारी, और हमारे देश में 2 व्हीलर 3 व्हीलर बहुत आवश्यक है क्योंकि 75% गाड़ियां 2 व्हीलर 3 व्हीलर है। तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप गिर के कंबशन व्हीकल के पास आ जाएगा क्योंकि बैटरी की प्राइसेस बहुत गिरी हैं जी। दूसरा 4 व्हीलर में देखिए अभी टाटा की नेक्सॉन कार आई, वो बहुत जोरों की बिक रही है। तो इस समय महिंद्राज हो गए, टाटाज हो गए, ह्यूंडई हो गए, ये सब के सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और मारुति भी आगे चल के ईवी व्हीकल्स में जाएगा। तो और नहीं जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। टेक्नोलॉजी इतने जोरों का एक डिसरप्शन आएगा कि कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। तो फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक, फ्यूचर इज 100% इलेक्ट्रिक फॉर 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स। बट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर इज हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। तो सोलर में हमारी जो कैपेसिटी बढ़ी है, उस सोलर को यूज करके हमें हाइड्रोजन बना के और लॉन्ग टर्म ग्रीन हाइड्रोजन, और ग्रीन हाइड्रोजन तभी होगी जब हम उसको इंडस्ट्रियल पर्पस, स्टील और फर्टिलाइजर के लिए भी उपयोग करें। बिल्कुल, तो ये एक लॉन्ग टर्म विजन एंड रोड मैप है इलेक्ट्रिक की तरफ, या क्लीनर एनवायरनमेंट फ्रेंडली अप्रोच। सर पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत सारी चीज़ों में देखा, बिकॉज आप तो हर सेक्टर में काम करते हैं, इस वक्त या इस साल, अगले 2 साल कहाँ पर ज़्यादा फोकस रहेगा पॉलिसीज को लॉन्च करना और फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना? देखिए सबसे ज़रूरी है कि हम PLIs 13 की 13 इम्प्लीमेंट कर दें, हम डिसइन्वेस्टमेंट को आगे ले जाएं, हम एसेट मोनेटाइजेशन पर एक ब्यूरोक्रेसी के दिमाग में घुसा दें कि उनका काम है एसेट बना के बेचना। हाँ, ये बहुत जरूरी है एफिशिएंसी लाने, वही दिक्कत और है। उस पैसे को उपयोग करें नए इंफ्रास्ट्रक्चर को उपयोग करना।
तो ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ मेरे विचार से पूरा फोकस इस बार का जो इंक्रीज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में है, वो मेरे विचार से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हैज़ टू बी द फोकस नाउ। ओके, दैट बिकम्स द सेंटर स्टेज ऑफ ऑल थिंग्स। एक सवाल जो कंसर्न वाला वो है वो ये कि इस साल जो सरकार ने ग्रोथ को फोकस दिया, बिल्कुल सही किया, बट वहाँ पर इन्फ्लेशन की जो चिंताएं आ जाती हैं, डेफिसिट का कंसर्न एक है, बोरोइंग बढ़ जाएगी, वो कितना बड़ा आपको आपके हिसाब से एक चैलेंज होगा सरकार के सामने? और क्या आपकी कॉन्वर्जेशंस कुछ रेटिंग एजेंसीज से हैं जो इस बात का कंसर्न दिखाती हैं? व्हाट इज इट एंड हाउ इज द वर्ल्ड मेकिंग? नहीं, देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना जी कि अगर हम अभी अपनी कंपनीज को सपोर्ट नहीं करेंगे, खासकर एमएसएमई को नहीं सपोर्ट करेंगे फंडिंग के थ्रू, तो बाद में बहुत ज़्यादा एनपीएस होंगे और बाद में ये हाथ से बात निकलेगी। इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर की जो अप्रोच रही है बहुत ज़रूरी कि आप इस साल और अगले साल हमारे जितना पैसा लगा सकते हैं लगा कर इनको सपोर्ट करिए, क्योंकि ये सब अपने पैरों पर खड़े होंगे और फिर एक्सेलरेट करेंगे इंडिया की ग्रोथ को। दूसरी चीज़ देखिए, हमारी 6.8 नेक्स्ट ईयर का फिस्कल डेफिसिट, पर एफएम ने कहा है कि हम 3-4 साल के अंदर रोड मैप भी दिया है कि हम वापस आएंगे फिस्कल डिसिप्लिन पर। इस समय कोई देश, सारे देशों ने अपने पर्सेस खोले, इंडिया बहुत डिसिप्लिन था इस समय बहुत डिसिप्लिन था। और जब कोविड को हम निपट चुके हैं, जब हमने सारा उसको हैंडल कर लिया, तब पर्सेस खोले कि हम सपोर्ट करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो स्ट्रैटेजी जो रही बड़ा ही फॉरवर्ड थिंकिंग कि हम स्टेप बाय स्टेप और मैच्योर्ड मैनर में हमने इसको हैंडल किया। आई थिंक थम्स अप मिल रहा है सर वर्ल्ड ओवर। आई मीन आप देखिए मार्केट्स रिकॉर्ड हाईज, आप उस पर क्या कहेंगे? जो कॉन्फिडेंस आ गया है सडनली इंडिया पर, द वे वी आर गोइंग अप एंड हाई, तो वो डर भी लगता है सर, क्योंकि हमें मेंटेन करनी है वो डर। वो देखिए, डर तब होगा अगर हम डिलीवरी ना करें, हम डिलीवरी करके दिखाएंगे, वहाँ फोकस होगा। और फाइनली सर, ऑयल प्राइसेस क्योंकि अब थोड़े इंच अप हो रहे हैं, $60 पर बैरल की बात हो रही है, 1 ईयर हाई हो गया है, ये कितना बड़ा कंसर्न होगा? स्पेशली क्योंकि हम एक डेफिसिट पर अभी इस वक्त ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये कंसर्न थोड़ी सी मायने रखती है। देखिए, ऑयल प्राइसेस मेरे विचार से स्टेबल रहना चाहिए इनका, पर इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि इंडिया हैज़ टू, जो पीएम का फोकस रहा है कि 175 गीगावाट ऑफ सोलर पावर, 450 गीगावाट ऑफ क्लीन पावर बाय 2030, हम उस पे ट्रांजिट जल्दी से जल्दी करें, वो बहुत आवश्यक है। और वही पूरा फोकस रहा है कि सोलर में नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसको एब्जॉर्ब करें, ग्रीन हाइड्रोजन में जाएं, विंड एनर्जी पर फोकस करें। और एनर्जी में हमने बहुत अच्छा काम किया इस देश ने, बिल्कुल। हम जितने अचीवमेंट इंडिया की रही वो किसी देश की नहीं रही, और हम बहुत कम देशों में से हैं जिन्होंने पेरिस अकॉर्ड के जो कमिटमेंट था उसको मीट कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये बड़े राज्यों ने नहीं किया, ये इंडिया जैसे राज्य ने किया, इसलिए इसको एक्सेलरेट, ये एनर्जी ट्रांजिशन टुवर्ड्स अ क्लीन सस्टेनेबल फ्यूचर हैज टू बी एक्सेलरेटेड। सर, जैसे हाउसिंग फॉर ऑल, हर घर नल, जल नल, फिर हमने जैसे आपने बताया रेन्यूएबल्स का टारगेट, हमने बहुत सारी जो एक फ्रेमवर्क बनाया, पॉलिसी फ्रेमवर्क, अब हमारा, मैं ये कह सकती हूँ कि फोकस अब ये है, जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं, जो प्रोमिसेस हैं, अब उनको फुलफिल करना है। तो फुलफिल तो बहुत चीज़ों में किया, बहुत चीज़ों में फुलफिल, जो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन ग्राउंड जो किए वो बड़े मेजर तरीके से किए। अब जो नई चीज़ें ली, जैसे लर्निंग आउटकम इम्प्रूव करना, हेल्थ आउटकम इम्प्रूव करना, न्यूट्रिशन में फोकस रहा इस बार, हाउसिंग को थोड़ा एक्सेलरेट करना, ये सारा का सारा इस साल हम लोग करेंगे। और सोशल सेक्टर और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का भी पर भी बहुत फोकस रहा इस बार के बजट में, इसको एक्सेलरेट करेंगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड ग्रोथ अगर हमें 30 वर्षों की चाहिए, जो इस सरकार का लक्ष्य है कि हम एक्सेलरेट करें ग्रोथ 30 वर्षों तक, हम 8-9% 4-5 साल नहीं बल्कि लगातार 30 वर्ष ग्रो करें, उसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर भी बहुत एम्फेसिस रहा इस बजट में, और उस पर हम लोग बहुत फोकस करेंगे। ओके, तो लॉन्ग टर्म यहाँ ग्रोथ देखी जा रही है, छोटा समय नहीं, बड़ी एक लंबी अवधि देख रहे हैं। और भारत की दो अप्रोच है दो अप्रोच रही है इस गवर्नमेंट में और इस पॉलिसी और बजट में
कि हम कैसे एक्सेलरेट करें ग्रोथ, ना केवल प्री कोविड लेवल पर प्री कोविड के बाद हम 8-9% पर वापस ले जाएं और उसको कंसिस्टेंट ग्रोथ ले जाएं 30 वर्षों के लिए। उसके लिए क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आत्मनिर्भर पैकेज ने और इसने किए। बिल्कुल, और यही एक मौका था करने का। और दूसरा कि उसके साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर कैसे फोकस करें। तो बहुत सारी चीज़ें सरकार ने ली जिम्मेदारी के तौर पर और अब काम है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको डिलीवर करना। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर कांत हमारे साथ बात करने के लिए और समय देने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।